स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमने YouTube पर NSE-JS का फ्री कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ये क्लासेस 11 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं बच्चों, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के NSE-JS पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल में कराएंगे बच्चों। तो कोर्स स्टार्ट हो गया है 11 सितंबर से और ये एंड होगा 4 नवंबर को। इसके बीच में बच्चों हम आपके फाइनल टेस्ट लेंगे और साथ साथ में जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा हम आपके 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेंगे बच्चों। इसका पूरा डिटेल्ड प्लानिंग हमने कर रखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्लानर है आपके सामने। इस प्लानर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहां से आप इसे डाउनलोड करिए और देखिए कि किस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ साथ में बच्चों, इस कोर्स की सबसे खास बात है कि जो भी टॉपिक हम आपको YouTube पर पढ़ाएंगे उसके साथ एक एसोसिएटेड असाइनमेंट भी हम आपको देंगे। आप असाइनमेंट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर लिंक पर जाइए, आप क्लिक करिए और अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करिए। तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो वैसे ही आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर लिए और असाइनमेंट को सॉल्व करिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम आपको उस असाइनमेंट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। तो इंतजार मत करिए बच्चों, फटाफट से जुड़िए एकेड एक्सेल के साथ। तो आज स्टूडेंट्स जो अपन लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12 का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ पार्ट इसका क्लास 10 से भी लिंक्ड है। तो अपन जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या सीखेंगे अपन इस चैप्टर से? वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच विल बी अ फ्लावर। अपन फ्लावर के सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे, अपन पॉलिनेशन पढ़ेंगे, वी विल स्टडी हाउ गेमीट्स आर फॉर्म्ड इन फ्लावर, वी विल टॉक ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ द जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू अ एम्ब्रियो, किस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है। और इतना सब पढ़ने के बाद वी विल बी एबल टू अप्लाई ऑल द कंसेप्ट्स एंड सॉल्व NSE-JS क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहां पर अपन एक वर्ड बोल रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। दैट मीन्स अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स ही वो प्लांट है जो कि फ्लावर बियर करते हैं, जिनके पास फ्लावर प्रेजेंट है। और फ्लावर क्या है? फ्लावर ही इनका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यूनिट है। बाकी जितने पार्ट्स हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि प्लांट के पास क्या प्रेजेंट होगा? रूट, क्या प्रेजेंट होगा? स्टेम, क्या प्रेजेंट होगा? लीफ। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये कैसे हैं? ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट इन्वॉल्व इन गेमीट फॉर्मेशन। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन गेमीट फॉर्मेशन, वेरएज फ्लावर जो है वो किसमें इन्वॉल्व है? गेमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इसीलिए क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है। आगे देखते हैं बच्चों। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर विच इज गिवन टू यू बाय NCERT। यहां पर अगर अपन फ्लावर देखें तो फ्लावर में एक स्वोलन बेसल पार्ट प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा, और एक डंडी प्रेजेंट होती है जिससे आप फूल को पकड़ते हो। So this is called as pedicel and this swollen part is called as the thalamus. उसको क्या बोला जाता है? thalamus. Then outer to inner अगर अपन चले, so there are 4 whorls of a flower. There are 4 whorls of a flower. मैं outer to inner चल रही हूं। आउटर टू इनर चलूं तो आउटर मोस्ट मेरे पास है सेपल्स, देन आई हैव पेटल, देन आई हैव स्टेमन, एंड्रोशियम, एंड देन आई हैव कार्पल
और पिस्टल विच इज द गाइनोशियम। तो इनर मोस्ट वर्ल जो है वो मेरे पास पिस्टल है और आउटर मोस्ट वर्ल जो है वो मेरे पास सेपल है। एक बार अपन भी इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने को और बेटर क्लैरिटी मिले। दिस इज द पेडिसल, दिस इज द थैलेमस, देन ग्रीन पार्ट सेपल्स, मार्किंग सारी करेंगे, then the beautiful colored part, that is the petals, stamen, and then the central part, that is the gynoecium. मार्किंग्स देख लेते हैं। पेडिसल, थैलेमस हो गया, सेपल, petal, stamen, and this part is called as the pistil. बात करते हैं बच्चों सेपल की। आउटर मोस्ट वर्ल है ग्रीन इन कलर, ठीक है, जनरली ग्रीन इन कलर होता है। कलेक्टिवली कॉल्ड एज केलेक्स। फंक्शन क्या होगा? इट विल सपोर्ट द बड एंड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। क्या करेगा? जब बड स्टेज में होगा तो प्रोटेक्ट करेगा और फ्लावर स्टेज में होगा तो क्या करेगा? सपोर्ट का काम ये प्रोवाइड करेगा। ठीक, अब बात करें पेटल्स की, तो यहां पर पेटल्स है। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कोरोला। ये मल्टीपल कलर्ड स्ट्रक्चर है, अलग अलग कलर्स में। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो पेटल्स ही है। फंक्शन क्या होगा इसका? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। क्या करेंगी ये? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगी फॉर पॉलिनेशन। अब अगर आप यहां ध्यान से देख सकते हो तो ये स्ट्रक्चर जो है, ऐसा एक बाइलोब स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा होगा। दिस इज द स्टेमन एंड दिस पार्ट, दिस इज द गाइनोशियम एंड दिस इज योर स्टेमन। ये दोनों जो है ये वो पार्ट है जो कि गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, वेरा सेपल और पेटल्स जो हैं ये नॉन एसेसरी वर्ल्स हैं, ये गेमीट प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व नहीं है। इसको लिख लेते हैं। The world present next to sepal is petal, group of petal is called as corolla, present in various colors, most beautiful part of flower, function to attract pollinators for pollination। ठीक है, both
सेपल एंड पेटल, बोथ सेपल्स एंड पेटल्स। ये जो वर्ल है, ऐसे लिखो इसे, वर्ल्स ऑफ सेपल एंड पेटल is the whorl of petal and sepal is non-accessory whorls because not involved in gamete formation, whereas stamen and pistil accessory whorls as they are involved in gamete प्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दैट इज द स्टेमन। इसी में बात करेंगे अपन माइक्रोस्पोरेंजियम की और पोलन ग्रेन की। तो अब यहां पर जो स्ट्रक्चर दे रखा है बच्चों, एक स्टेमन का स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, so this is the structure of a stamen, this is the filament and this is the एंथर। ठीक है, ये दो पार्ट्स है। अब यहां ध्यान से समझो, नोट्स भी साथ साथ बनाते चले जाएंगे। फिलामेंट क्या होता है बच्चों? इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ स्टेमन, वेरी इंपॉर्टेंट। the proximal end of stamen is attached to thalamus, whereas the distal end is attached to the anther। ध्यान से देखो यहां पर, दिस इज द फिलामेंट, ये फिलामेंट है। फिलामेंट कैसा है? एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है। ठीक, अब इसके दो एंड्स हैं, ये इसका डिस्टल एंड है और ये इसका प्रोक्सिमल एंड है। तो प्रोक्सिमल एंड जो है वो अटैच्ड है आपके थैलेमस से, और जो डिस्टल एंड है वो अटैच्ड है एंथर से। तो फिलामेंट क्या है? एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दो एंड्स है, प्रोक्सिमल और डिस्टल। डिस्टल वाला एंथर से अटैच्ड है और प्रोक्सिमल वाला थैलेमस से अटैच्ड है। अब बात करते हैं इसके एंथर की। एंथर, सो अगर आप एंथर को देखोगे तो एंथर के पास दो लोब्स प्रेजेंट है, वन लोब और सेकेंड लोब। इट हैज two lobes. Anther has two lobes. Therefore, it is called as a bilobed structure. इसको क्या बोला जाता है? Bilobed structure बोला जाता है। अब अगर एंथर के एक क्रॉस सेक्शन को काट के मैं देखूं, अगर मैं एंथर के क्रॉस सेक्शन को काट के देखूं, इस तरह से इसको मैं काटूं, तो बच्चों ध्यान से समझना, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा एंथर का स्ट्रक्चर। सो दिस इज वन लोब ऑफ एंथर एंड दिस इज द सेकेंड लोब। तो यहां पर क्या हो गया? बाय लोब स्ट्रक्चर हो गया। अब 12th क्लास की एनसीईआरटी बोलती है दैट ईच लोब ऑफ एंथर हैज टू थीका। यहां पर क्या प्रेजेंट है? थीका प्रेजेंट है। थीका बेसिकली कवरिंग को आप बोल सकते हो, ठीक है, लेयर्स को आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ईच lobe on cross section shows
टू थीका, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायथीकस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज डायथीकस। क्या कहा जाता है, डायथीकस। और ये एक लोब के अंदर दो थीका क्यों बनते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, एक ग्रूव प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है ये ऐसे प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, तो यहां प्रेजेंट है ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो ये इसको 4 डिफरेंट थीकाज में डिवाइड कर रही है, ईच लोब हैविंग 2 थीका, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डायथीकस कंडीशन। यहां पर देखो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो उन्होंने भी ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये एक थीका, दूसरा थीका, तीसरा और चौथा, एक लोब में 2 डायथीकस हो गए, और ये जा रही है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्लियर है ये बात, आगे चले। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे अपन बच्चों, दैट इज लेयर्स प्रेजेंट इन एंथर। अब एनसीईआरटी बोलती है कि एंथर जो है बच्चों 2 टाइप का है, एक है यंग एंथर और एक है ओल्ड एंथर, या जिसको आप बोलते हो मेच्योर्ड एंथर। ठीक है, एक को आप बोलते हो यंग एंथर, एक को आप बोलते हो ओल्ड या मेच्योर्ड एंथर। तो पहले मैं आपको यंग एंथर बता रही हूं, उसके बाद में अपन मेच्योर्ड एंथर को डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखो यहां पर, ये एंथर है, ठीक। इसके पास 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एनएससीजेएस का क्वेश्चन है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास 4 लेयर्स प्रेजेंट है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेयर जो इसके पास प्रेजेंट है, नेक्स्ट लेयर जो प्रेजेंट है सेल्स की, इस तरीके से पूरे सेल पे प्रेजेंट होगी, पूरे लेयर पर, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर वी हैव वन मोर लेयर विच इज कॉल्ड एज टैपेटम। सो पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर, ये 4 लेयर्स प्रेजेंट है। और इस टपेटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इस टपेटम के अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजेनस टिश्यू। यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है, जिससे क्या बनेंगे, जिससे आपके पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझो, यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये जो एक स्ट्रक्चर बना, दिस वन इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर। इसको क्या बोला गया, माइक्रोस्पोर बोला गया। तो ऐसे 4 माइक्रोस्पोर है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। इसको क्या बोला गया, इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। इसको क्या कहा गया, इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि यहां पर 1, 2, 3 और 4 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। अब यहां पर कॉमन वॉल्स जो है, सारे माइक्रोस्पोर की कॉमन वॉल्स जो है वो एपिडर्मिस कॉमन है और एंडोथीशियम कॉमन है, बट हर एक की मिडिल लेयर और टपेटम अलग अलग है। हर माइक्रोस्पोर की मिडिल लेयर और टपेटम
इंडिविजुअल है, बट एपिडर्मिस और एंडोथीशियम जो है वो यहां पर कॉमन लेयर्स है। क्लियर? अब देखते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। ये एनसीईआरटी ने अपने को दिया है, देखो 4 लेयर्स प्रेजेंट है, राइट? आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन देयर इज एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर एंड देन देयर इज टपेटम, और यहां पर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आप जब इसका एक स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको एक डिस्टल पार्ट पर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट पर आपको एक टिश्यू मिलेगा विच इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। कनेक्टिव जो है वो गेमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ यंग एंथर। इसमें एनसीईआरटी बोलती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का। टपेटम किसका काम करता है? टपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यही क्वेश्चन आया था एनएससीजेएस में एक बार 2016 में। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन। टपेटम के लिए एक चीज जो आपको याद रखनी है, इट कुड बी बाय न्यूक्लिएट एंड इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला, जो कि क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, अब ऑन कंपेयरिंग young anther to mature anther, तो यंग एंथर जो है उसके पास स्पोर लेयर्स प्रेजेंट है। एज इट मेच्योर्स टपेटम एंड मिडिल लेयर, टपेटम एंड मिडिल लेयर जो है वो डीजनरेट कर जाती है। जो यहां पर एंडोथीशियम है बच्चों, ये जो एंडोथीशियम यहां पर है, इसका मेन रोल है डेहिसेंस में। ये डेहिसेंस में मदद करेगी, दैट मींस ये मदद करेगी पोलन ग्रेन्स को बाहर रिलीज करवाने में। तो आप अगर यंग एंथर और ओल्ड एंथर को कंपेयर करोगे बच्चों, तो यंग एंथर में 4 लेयर्स होंगी, वेयर एज मेच्योर्ड एंथर जो होगा उसमें एपिडर्मिस और एंडोथीशियम होगा, और बाद में जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो एंडोथीशियम भी क्या हो जाएगी? डेहिसेंस से मदद करेगी, स्प्लिट हो जाएगी और पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलने में हेल्प करेगी। क्लियर है? ये आप देखो, दिस इज अ मेच्योर एंथर। यहां पर लेयर्स देखो, एपिडर्मिस, और ये वाली एंडोथीशियम, और ये पोलन ग्रेन्स, और यहां पर आपकी टपेटम और मिडिल लेयर जो है वो डिजनरेट कर गई है। ठीक, अब यहां पर टपेटम के कुछ फंक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको फंक्शंस लिखवा देती हूं। इंपॉर्टेंट है ये। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। सेकेंड इसका फंक्शन होता है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। जो पोलन का स्टिकी नेचर होता है वो इसी की मदद से आता है। तो टपेटम के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। ये क्या करती है? एंजाइम बनाने में मदद करती है, जो कि पोलन ग्रेन की बाहर की लेयर है। ये पोलन ग्रेन को स्टिकी नेचर देती है, दैट इज कॉल्ड एज पोलन किट। तो ये फंक्शंस आपको टपेटम के पता होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन है। अब अपन देखते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनता कैसे है बच्चों। कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं अपन।
ठीक है। पोलन ग्रेन जो होता है बच्चों, इट इज वेल नोन फॉर इट्स स्कल्पचर। इसका जो आउटर कवरिंग है, इसकी शेप जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग होती है। तो ये वेरिएबल शेप्स में आपको यहां पर मिलता है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को यहां पढ़नी है, दैट इज हाउ अ पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड। कैसे बनता है पोलन ग्रेन? तो आप देखो यहां पर, ठीक है। सो ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस इज द टपेटम। टपेटम के अंदर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, यहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो इट इज फिल्ड विथ स्पोरोजीनस टिश्यू। तो इस स्पोरोजीनस टिश्यू में से कोई एक सेल ले लेते हैं अपन, विच इज डिप्लॉयड। दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। इट विल अंडरगो मियोसिस। अब अपन ऑलरेडी मियोसिस पढ़ चुके हैं, मियोसिस 1। सो वील गेट two cells which are haploid. This will undergo meiosis 2 and we'll get 4 haploid cells. ठीक है। And these haploid cells are called as माइक्रोस्पोर्स। यहां पर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा बच्चों, जो कि कैलोस से जुड़ा हुआ है। बाद में कैलेज आएगा और इन सबको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। एक माइक्रोस्पोर को ले लेते हैं अपन, जो एक माइक्रोस्पोर के अंदर होगा वो सारे माइक्रोस्पोर्स के अंदर हो जाएगा। सो दिस इज माइक्रोस्पोर विच इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। क्या हो रहा है यहां पर, इस सेल के अंदर एक वैक्यूल डेवलप हो जाता है। इस सेल के अंदर एक वैक्यूल डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पर शिफ्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये पेरिफेरल न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर डिवीजन होगा, इसके अंदर डिवीजन होगा और एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। यहां पर ये क्या बन गए, एसिमेट्रिकल यहां पर एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर्स बन गए। अब यहां पर जो सेल बनेगा, तो एक सेल बड़ा होगा और एक सेल छोटा होगा। तो यहां पर ये दो सेल्स बने। दिस बिगर सेल इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल and the smaller cell is called as the generative cell। वापस से देखो यहां पर, दिस इज अ बिग सेल। जो बिगर सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज द दिस इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल। इसका न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर होता है। और स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज द इट इज कॉल्ड एज द जनरेटिव सेल। और ये स्पिंडल शेप्ड होता है। एनसीईआरटी बहुत क्लियरली बोलती है कि इट इज सीन दैट द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक। अब ये सेल बना, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर
इसके बाहर एक लेयर बनेगी और इसके भी बाहर एक लेयर बनेगी। मार्किंग्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है बच्चों एक्साइन, और एक्साइन किसकी बनी हुई है? एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की। देन वी हैव इंटाइन। इंटाइन किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की, पेक्टिन की। देन वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बच्चों पोलन ग्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है कि पोलन ग्रेन जो होता है बच्चों, ये एक मेल गेमिटोफाइट है। पोलन ग्रेन इज अ पोलन ग्रेन इज अ मेल गेमिटोफाइट। दैट मीन्स अब माइटोसिस करके ये क्या बनाएगा? मेल गेमीट बनाएगा। अब यहां पर एक वेरिएशन आता है। वेरिएशन क्या आता है? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स रिलीजेस द पोलन इन टू सेल स्टेज। ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स जो है 60% अराउंड इसी स्टेज में अपने पोलन ग्रेन को रिलीज कर देते हैं। कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जो 3 सेल स्टेज में अपने पोलन को रिलीज करते हैं। दैट मीन्स उनके जनरेटिव सेल से, ये जो जनरेटिव सेल है इसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर यहां पर 2 मेल गेमीट्स बन जाते हैं, तो ये 3 सेल स्टेज हो जाता है। बट ज्यादातर केसेस में वो कौन सी स्टेज में रिलीज करते हैं? 2 सेल स्टेज में रिलीज करते हैं। एक और चीज खास बात, स्पोरोपोलिनिन जो है वो पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंट बनाता है। रेजिस्टेंट किसके बनाता है? एसिडिक एनवायरमेंट के, हाई टेम्परेचर के। तो ये आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है तो यहां से पोलन ट्यूब कैसे निकलेगी? तो एक्साइन जो है वो एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, यहां पर कुछ पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर कुछ पोर्स प्रेजेंट है एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज द जर्म पोर। इन पोर्स को क्या कहा जाता है? दीज पोर्स आर कॉल्ड एज द जर्म पोर, और यहीं से पोलन ट्यूब आराम से निकलती है। ठीक है, so this is a tetrad structure। ठीक है, बाद में देखो ये बन गया वैक्यूल, ये न्यूक्लियस साइड में आ गया। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुकी हूं, सिर्फ डायग्राम्स देख लो जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल है, सो दिस बिगर सेल इज वेजिटेटिव एंड द स्मॉल सेल इज द जनरेटिव सेल। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर है। अब यहां पर एनसीईआरटी एक टॉपिक देती है जिसको अपन बोलते हैं पोलन एलर्जी। कुछ एडिशनल पॉइंट्स है। पोलन एलर्जी, सो एक वीड है पार्थेनियम, एक वीड है पार्थेनियम जिसको हम कैरेट ग्रास कहते हैं। ये इंपोर्ट होकर इंडिया में आ गई और यूबिक्विटस हो गई है, अब सब तरफ फैल गई है। तो इसके पोलन को अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो एलर्जी हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन एस्थमा एंड अदर टाइप ऑफ एलर्जीज। ठीक, दूसरी चीज, पोलन इज यूज्ड एज फूड, इट इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। इसको अच्छा सोर्स माना जाता है। इट हैज गुड न्यूट्रिएंट वैल्यू एंड इट इज गिवन टू हॉर्सेस एंड एथलीट्स, है ना, गुड प्रोटीन का सोर्स है, इसीलिए एथलीट्स और हॉर्सेस को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स। ठीक है, क्लियर। एक और चीज यहीं पर नोट कर ले,
प्रीवियस स्लाइड पर कर लेते। पोलन बैंक, पोलन्स कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, ठीक है, इन बैंक्स एट अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन। सो ये एक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है फ्लावर का, वो अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है बच्चों। तो मुझे लगता नहीं है यहां तक आपको कोई डाउट आएगा, और आप एक बार एनसीईआरटी को साथ रखिएगा और वहीं से इसको अंडरलाइन करके पढ़ते जाइएगा, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट विच इज द पिस्टल। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। सो देखते हैं, पिस्टल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्पल। इसका अगर एक डायग्राम देखें, जैसे अपन इसको डिटेल में पीछे भी बनाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, इट इज रिगार्डेड एज द इनर मोस्ट वर्ल्ड। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि किसके पार्ट को। ठीक, सो दिस इज द स्टिग्मा, this is called as the style, and the lower solar basal part is called as the ovary. Stigma, it is also called as the, it is also called as the landing platform। इसी के ऊपर पोलन आकर गिरते हैं। स्टाइल जो है ये लॉन्ग, ये लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब क्रॉस करती है। ये जनरली हॉलो होती है, और अगर ये सॉलिड भी है तो ये पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए स्पेस देती है। ओवरी इज द लोअर या बेसल स्वोलन पार्ट। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। ठीक, अब ओव्यूल कैसे प्रेजेंट होता है बच्चों? इस तरीके से ओव्यूल प्रेजेंट होगा। अब यहां पर इसको और डिटेल में समझते हैं। The ovule is attached to the ovary with the help of फ्यूनिकल। तो सपोज बच्चों अगर ये ओव्यूल है तो ये ओवरी से अटैच्ड है विद द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां से जुड़े हुए हैं, फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां से जुड़े हुए हैं, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाइलम। इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? हाइलम बोला जाएगा। अब यहां पर ओव्यूल के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। These cells are called as nucellus। इन सेल्स को क्या बोला जाता है? These cells are called as nucellus। अब यहां पर कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट है। These protective coverings are called as इंटेग्यूमेंट्स। ठीक, जिस पार्ट पर इंटेग्यूमेंट नहीं होता उसको कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड। ये वो एंड है जहां पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। द एंड ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, द एंड ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड एज चलाजल एंड। उस एंड को क्या बोला जाएगा? चलाजल एंड बोला जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जनरली एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल है वो एनआइसोट्रोपस होता है, टेढ़ा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब
न्यूक्लियस के जो सेल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। इन डिप्लॉयड सेल्स में एनी वन सेल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल विच इज 2N, ठीक है। इसमें होगा मियोसिस 1, दो सेल्स बनेंगे N और N। इसमें होगा मियोसिस 2, चार सेल्स बन जाएंगे। दीज आर कॉल्ड एज मेगास्पोर्स। So out of the four haploid cells which are formed, थ्री सेल्स डीजनरेट, तीन सेल्स जो है डीजनरेट कर जाते हैं। यहां पर देखो ध्यान से। सो दिस इज द न्यूक्लियस। इसमें से एक सेल मैच्योर हुआ, उसने बनाया मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में ये मियोसिस 1 हुआ तो दो सेल बने, और मियोसिस 2 हो गया तो चार सेल बन गए, जिसको बोला मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। सो द टेट्राड consists of four haploid spores। अब देखो यहां पर क्या होगा, चार में से तीन सेल्स डीजनरेट कर गए, एक सेल बचा। ध्यान से समझना, मैं डायग्राम से समझा रही हूं फिर वहां पर समझाऊंगी। एक सेल, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। देखो एक एक सेल बचा मेगास्पोर, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक। ये डिवाइड हुआ, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब इस न्यूक्लियस के बीच में एक वैक्यूल डेवलप हो गया, तो ये न्यूक्लियस पोल्स पर चले गए। एक और डिवीजन हुआ, दो सेल्स बन गए, चार हो गए टोटल। एक और डिवीजन हुआ, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहां पर मार्किंग्स करते हैं, आपको समझ में आएगा। ये आपका मेगास्पोर है, हैप्लॉइड है ये मेगास्पोर है, ये हैप्लॉइड है। इट अंडरगोस माइटोसिस, और कैसा है ये, अभी फ्री न्यूक्लियर है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, मतलब अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, अभी सिर्फ इसका न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्लास 12 के भी कंफ्यूज होते हैं, नीट एस्पिरेंट्स भी होते हैं, और एनएससी जेएस के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नया टॉपिक है ये। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ बच्चों, यहां पर क्या आ गए, ये दो न्यूक्लियस आ गए। यहां पर डेवलप हो गया एक वैक्यूल, यहां पर डेवलप हो गया एक वैक्यूल, तो न्यूक्लियस जो थे वो कहां चले गए, पोल्स पर चले गए। अब यहां पर हुआ एक और माइटोसिस, तो टोटल कितने हो गए, एक दो तीन चार। फिर हुआ एक और माइटोसिस, तो टोटल कितने सेल्स आ गए मेरे पास, या कितने न्यूक्लियस आ गए मेरे पास, 8 न्यूक्लियस आ गए। माइटोसिस कितनी बार हुआ, एक बार, दो बार और तीन बार, तो 2⁻³ दैट मीन्स 8 यहां पर मेरे पास न्यूक्लियस आ गए। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब प्रोसेस स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस का, अब प्रोसेस स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस का। तो यहां क्या होगा, तीन सेल्स के इधर साइटोकाइनेसिस हो गया, तो ये तीन सेल्स बन गए, तीन सेल्स
पर साइटोकाइनेसिस हो गया, 3 सेल्स यहां बन गए, 2 न्यूक्लियस बिना किसी मेम्ब्रेन के या बिना किसी इसके पास साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब ध्यान से देखो, इन 3 सेल्स को कहा जाता है बच्चों एंटीपोडल सेल्स। इन 3 सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। ये चलाजल एंड पर मिलेंगे। ये 2 सेल्स जो साइड में प्रेजेंट है इनको कहा जाता है बच्चों सिनर्जिड्स। इनको कहा जाता है सिनर्जिड्स। और ये सेंटर में जो सेल प्रेजेंट है इसको कहा जाता है एग सेल। इसको क्या कहा जाता है? एग सेल। ये दोनों न्यूक्लियाई जो यहां प्रेजेंट है इन्हें कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या कहा जाता है? पोलर न्यूक्लियाई। और सबसे बड़ा सेल जो है इट इज द सेंट्रल सेल। अब यहां पर गिनो कितने सेल और कितने न्यूक्लियस सेल गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 और सेंट्रल सेल खुद 7। सो इट इज 7 सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो पिस्टल है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। और यहां पर क्या प्रेजेंट है आपकी? यहां पर आपकी इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर है ये बात सारी? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सिनर्जिड्स में यहां पर कुछ थिकनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ सेल्यूलर थिकनिंग प्रेजेंट है। मैं अगर यहां पर सिनर्जिड बनाऊं, सो दिस इज सिनर्जिड। इस सिनर्जिड में यहां पर कुछ सेल्यूलर थिकनिंग प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। विच इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस बेसिकली क्या है? सेल्यूलर थिकनिंग। और ये गाइड करती है मेल गेमीट को फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये गाइड करेगी। ठीक है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को भी गाइड करेगी, मेल गेमीट को गाइड करेगी फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब यही चीज डायग्रामेटिकली दे रखी है, अपन ने ऑलरेडी पूरी चीज समझ ली है। अब आप इसको देखो, ये 2 सेल्स यहां पर वैक्यूल डेवलप हो गया, माइटोसिस हुआ, 4 सेल हुए, माइटोसिस हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या बोला अपन ने? फ्री न्यूक्लियर। इसको अपन ने बोला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस हुई, ये एंटीपोडल्स बन गए, साइड वाले सिनर्जिड्स, ये एग गेमीट, एग सेल बन गया, सेंट्रल सेल, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गए विच इज 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, ये अरेंजमेंट आ गया। मैंने आपको बताया चलाजल एंड, एंटीपोडल्स, माइक्रोपाइलर एंड, ये रहा फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड्स, एग, पोलर न्यूक्लियर, सेंट्रल सेल। ये सारा स्ट्रक्चर अपन डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज लिखे, द जेनेटिक मेकअप एंड द ploidy of antipodal cells, synergids, egg cell is same as they are formed by mitotic division of same मेगास्पोर। तो ये सारे हैप्लॉइड होंगे और साथ साथ में इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो भी सारा कैसा होगा? सेम होगा। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन अब देखेंगे बच्चों दैट इज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस by which
pollen grain fall on the stigma is pollination. पॉलिनेशन जो है बच्चों, ये दो टाइप का हो सकता है. वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन. तो सबसे पहले अपन अब देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा ध्यान से समझो. ये एक प्लांट है ना, मान लो ये एक प्लांट है. इसमें यहां पर एक फ्लावर प्रेजेंट है. ठीक, अब इस फ्लावर के एंथर से पोलन इसी के स्टिग्मा पर गिर जाए तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. और कैसा सेल्फ पॉलिनेशन है बच्चों, ये ऑटोगैमी है. कैसा है ये, ऑटोगैमी है. ऑटोगैमी के केस में क्या होगा, पोलन ऑफ द फ्लावर falls on the stigma of the same flower. इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे ऑटोगैमी. अब एक और वेराइटी देखो, इसमें एक और वेराइटी क्या होगी, ठीक. यहां पर एंथर से द पोलन फ्रॉम द एंथर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट. सो इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा. बट दिस सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज गिटनोगैमी. इसमें क्या होगा, पोलन फॉल्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा of a flower stigma of a different flower सेम प्लांट. उसको क्या कहेंगे, गिटनोगैमी कहेंगे. गिटनोगैमी के केस में फ्लावर अलग अलग है पर प्लांट एक ही है. यहां पर जो वेरिएशंस हैं उनके आने के चांसेस काफी कम होंगे क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल है. ठीक है, अब यहां पर ये देखो, चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस. क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर है वो क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड है. तो यहां पर हर 100% केस पे यहां पर ऑटोगैमी ही होगी क्योंकि इनको पॉलिनेटिंग एजेंट मिलेंगे ही नहीं, क्लोज्ड है. और ये बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं, ये अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, अंडर द ग्राउंड प्रेजेंट है. तो वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट होगा ही नहीं, तो वहां पर उनको सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा. चेस्मोगैमस फ्लावर जो है वो ओपन फ्लावर्स हैं. अब वहां पर ऑटोगैमी भी हो सकती है और वहां पर गिटनोगैमी भी हो सकती है. नेक्स्ट बात करते हैं अपन जीनोगैमी की, या जिसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन.
क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा बच्चों, देखो ये फ्लावर्स है, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन और दिस इज कॉल्ड एज जीनोगैमी। यहां पर हो क्या रहा है, पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट falls on stigma of flower of different plant सेम स्पीशी सेम होनी चाहिए पर प्लांट अलग अलग है, तो वहां से अगर पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी के लिए बच्चों आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो अब अपन जो बात करेंगे दैट वुड बी pollinating agents. The agents which are required for the purpose of pollination, they are called as pollinating agents. So types of pollinating agent, so दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, पहले है एबायोटिक, दूसरे है बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, इसमें दो ही आते हैं बच्चों, एक आता है विंड और दूसरा है वाटर। बायोटिक एजेंट में लिविंग एजेंट्स आ गए, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, ह्यूमंस, जितने भी लिविंग एजेंट्स हैं वो सारे बायोटिक एजेंट में आएंगे। सबसे कॉमन बायोटिक एजेंट जो है वो है हनी बी, फॉलोड बाय बटरफ्लाई। ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक एजेंट को कंपेयर करें तो बायोटिक एजेंट ज्यादा कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, और विंड और वाटर को अगर कंपेयर करूं तो विंड ज्यादा कॉमन एबायोटिक एजेंट है फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। तो यहां पर बात करते हैं बच्चों पहले विंड की। ठीक है, विंड अगर पॉलिनेटिंग एजेंट है तो फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, कलरलेस, विंड को कलर से कोई मतलब नहीं है, ओडरलेस, उसको स्मेल से भी कोई मतलब नहीं है, पोलन जो हो वो लाइट हो, वेट में कम, फेदरी हो और नॉन स्टिकी हो, चिपके ना, अगर कहीं गलत जगह पर गिर गया है तो चिपक ना जाए, हवा उसे आगे अपने राइट टारगेट एरिया तक ले जाए, इसीलिए लाइट फेदरी और नॉन स्टिकी होना चाहिए, है ना। और इसके स्टिग्मा की अगर बात करूं, स्टिग्मा नहीं, कार्पेल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कार्पेल जो है एनसीईआरटी एग्जांपल देती है कॉर्न का, आप यहां देख सकते हो, ये कॉर्न में ऐसे ऐसे धागे निकले हुए होते हैं ऐसे, तो इसको कहते हैं टार्सल्स। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज टार्सल्स, बट दीज टार्सल्स आर बेसिकली व्हाट, इट इज द स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये टार्सल्स क्या है, ये टार्सल है स्टिग्मा और स्टाइल, भुट्टे के बाल जो आप देखते हो। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, एक्सटेंडेड है, ये बाहर निकले हुए रहते हैं, लाइट इन वेट होते हैं और ये पोलन को कैप्चर करने का काम करते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोनो, तो यहां पर मोनो ओव्यूलर ओवरी प्रेजेंट है। मोनो ओव्यूलर ओवरी का मतलब होता है कि सिंगल सिंगल ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है,
ओवरी में, और दैट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। की विंड है, पता नहीं पोलन आएगा या नहीं, तो एटलीस्ट जितने पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उसमें एक एक में तो फर्टिलाइजेशन हो। तो इसीलिए एक पूरे कॉर्न कॉब में आपको जो इंडिविजुअल सीड्स दिखते हैं दे रिप्रेजेंट सिंगल ओव्यूल। ठीक है, तो यहां पर टासल्स, अच्छा टार्सल नहीं है बच्चों, टैसल्स है, टैसल्स, टैसल्स, मैंने टार्सल लिख दिया, दिस इज टैसल। ठीक है, दिस इज टैसल्स। सो दिस इज अबाउट विंड पॉलिनेशन। और हमेशा ध्यान रखना पोलन और जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो हमेशा बाहर निकला हुआ होगा, सो दैट विंड कैन इजीली कैरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की। वाटर एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। सो एंजियोस्पर्म्स में अराउंड 30 स्पीशीज ऑफ मोनोकॉट है जो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर पॉलिनेशन। रेस्ट वाटर जो है वो लोअर प्लांट्स लाइक थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उनके केस में वाटर एक पॉलिनेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है। बट हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म वो बायोटिक एजेंट पर, और उसके बाद विंड पर, लास्ट है वाटर। अब एक चीज आपको जो यहां याद रखनी है, नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स are pollinated by वाटर। ठीक है, पानी में रहने के बाद भी जरूरी नहीं है वो वाटर से ही पॉलिनेट हो। जैसे मैं बात करूं वाटर हाइसिंथ की, जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इनका जो फ्लावर है वो वाटर के सरफेस तक आ जाता है ना। जैसे सपोज ये पानी है, इनका फ्लावर जो है वो यहां प्रेजेंट है, सो इट इज कैरिड बाय विंड और इट इज कैरिड बाय इंसेक्ट, सो वो वाटर पॉलिनेटेड नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं अपन वैलिसिनेरिया का। वैलिसिनेरिया के केस में क्या होता है, दिस इज द प्लांट। तो जो फीमेल प्लांट है या फीमेल फ्लावर जो है वो ऐसे सरफेस पर, पानी के सरफेस तक आ जाता है, ऊपर तक। और जो मेल गेमीट है, वो वाटर करंट से इस फ्लावर तक पहुंचेगा। तो मेल गेमीट जो है वो वाटर करंट्स की मदद से इस प्लांट तक, इसके फ्लावर तक पहुंचेगा। सो दिस इज इन केस ऑफ वैलिसिनेरिया। इसका जो फीमेल फ्लावर है उसका स्टॉक राइज कर थोड़ा सा वाटर के सरफेस तक आ जाता है। देयर आर प्लांट्स लाइक सी ग्रास, तो उस सी ग्रास के केस में दोनों ही फीमेल और मेल पार्ट जो है वो दोनों ही पानी के अंदर है, और मेल जो है वो सेम ही लेवल पर है, और मेल जो है वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है, बट वहां पर उसके पास एक थिक प्रोटेक्टिव म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है। सो वाटर में, वाटर के अबव लेवल पर जो प्रेजेंट है वो विंड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस से, मेल गेमीट नीचे, दैट इज वेलिसिनेरिया, और सी ग्रास में दोनों ही सबमर्ज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन वील टॉक ऑफ बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में आ गए सारे लिविंग एजेंट्स आ गए। ठीक है, इंसेक्ट्स आ गए, बैट्स आ गई, रेप्टाइल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, सारे एजेंट्स किस में आएंगे, बायोटिक एजेंट्स में। अब बायोटिक एजेंट्स जो है दे आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर। अब फ्लावर में इनको क्या अट्रैक्ट करेगा, इनका कलर और इनका फ्रेग्रेंस, ये इनके लिए अट्रैक्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, उनको देखकर ही अट्रैक्ट होंगे। जैसे एनसीईआरटी बोलती है बीटल और मॉथ जो है दे आर अट्रैक्टेड टू द फाउल स्मेल। ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड टू द फाउल स्मेल। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्मॉल फ्लावर्स हैं वो हमेशा क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे।
एक और चीज है बैट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होगा, बैट पॉलिनेटेड साइज में लार्ज होगा, कलरलेस होगा, पर ओडर प्रेजेंट होगी। चमगादड़ को तो दिखेगा नहीं, है ना, तो वो स्मेल से आएगा। बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर जो है उनके पास ओडर भी प्रेजेंट होगी, लार्ज साइज के होंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिनेटिंग एजेंट अलग अलग फ्लावर के अलग अलग टाइप्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट, रिवॉर्ड क्या देगा, ताकि रिवॉर्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं, टू इंश्योर रीविजिट, वापस से आए, इसीलिए फ्लावर क्या देगा, पॉलिनेटिंग एजेंट को रिवॉर्ड देगा। तो रिवॉर्ड क्या है, नेक्टर, पोलन ग्रेन खाने के लिए, एंड स्पेस टू ले एग्स, एक एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी, यूका प्लांट एंड मौत का, ये दोनों साथी हैं, ठीक है। मौत को एग ले करने की जगह देता है यूका, और साथ में मौत जो है उसके पॉलिनेटिंग एजेंट के जैसा काम करती है, ठीक। फिर यहीं पर एक और चीज देख लेते हैं, नेक्टर रॉबर्स डज नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन, बट नेक्टर चुराकर भाग जाते हैं, जैसे कि सनबर्ड और हमिंग बर्ड। ठीक है, सो ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो गए बेसिकली। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बाद पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, वंस पॉलिनेशन इज डन, या वंस पॉलिनेशन डन से पहले अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये क्या एक थियोरेटिकल टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया एनएससीजेएस में, बट आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है कि अगर कोई फ्लावर है जिसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, तो वहां चांसेस होती है सेल्फ पॉलिनेशन की, ठीक। पर प्लांट जो है ना, सेल्फ पॉलिनेशन से, अपने ही पोलन से जर्मिनेट होकर, पॉलिनेट होकर क्या होता है, डिप्रेशन में जाता है, परेशान होता है, तो उसको अपने पोलन ग्रेन से पॉलिनेट नहीं होना होता। इसीलिए प्लांट्स जो है ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप करता है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो बढ़ सके, एनकरेज कर सके, उसी को कहा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम सेल्फ पॉलिनेशन डिप्रेशन, in order to overcome self pollination डिप्रेशन, प्लांट कुछ तरकीबें सोचता है ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर सके, इनहैंस कर सके। इसके लिए सबसे पहली चीज वो क्या करता है, मेच्योरिटी टाइम का डिफरेंस कर लेता है। मेच्योरिटी टाइम डिफरेंस, दैट मीन्स पोलन ग्रेन बनना या एंथर का मेच्योर होना और ओव्यूल का मेच्योर होने का टाइम ही क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दूसरा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप कर लेता है। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तीसरा और सबसे बढ़िया क्या करता है, डज नॉट एक्सेप्ट पोलन अगर आया, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी वाला पोलन आया, तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इन सब तरीकों से क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक। अब जब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, जब पोलन आ गया सिग्मा के ऊपर, चाहे ऑटोगैमी से आया, चाहे गिट्नोगैमी से आया, चाहे जीनोगैमी से आया, सो यहां पर एनसीईआरटी बोलती है एक इंट्रैक्शन होता है,
पोलन पिस्टल, यहां पर पोलन पिस्टल का एक इंट्रैक्शन होता है जिसको बोला जाता है, एक केमिकल डायलॉग है, एक केमिकल डायलॉग होता है बिटवीन द पोलन एंड द गाइनोशियम। ठीक है, तो यहां पर आ गया पोलन ग्रेन, चाहे 2 सेल स्टेज में चाहे 3 सेल स्टेज में। अब अगर ये सेम स्पीशी का पोलन है, अगर फीमेल गेमीट, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो पिस्टल है, वो अगर इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होगा। और अब यहां पर किसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा? अब यहां पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। पोलन ट्यूब जो है, इसके मूवमेंट को बोला जाता है बच्चों कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, और ये केमिकल्स की तरफ मूव होती है। और ये केमिकल्स कौन रिलीज कर रहा है? बेसिकली ये बेसल पार्ट से केमिकल्स आ रहे हैं, और केमिकल क्या है? शुगर है, बोरॉन है, कैल्शियम है। तो इनकी तरफ जो पोलन ट्यूब है उसका मूवमेंट होगा। दिस इज ओनली डन व्हेन द पिस्टल इज रेडी टू एक्सेप्ट द पोलन, वो सेम स्पीशी का है, उसके हिसाब से क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तभी वो उस पोलन को एक्सेप्ट करेगी और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की मदद से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर? ये देखो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, यहां पर पोलन ट्यूब बन रही है, देखो कितनी सारी पोलन ट्यूब बन रही है, और दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। पोलन ग्रेन आ गया, मैं यहां बनाऊंगी, ठीक है, पोलन ग्रेन यहां आ गया, चाहे 2 सेल स्टेज में चाहे 3 सेल स्टेज में। ठीक है, 3 सेल स्टेज में आता है तो मेल गेमीट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर 2 सेल स्टेज में आता है तो क्या होगा? यहां पर सबसे पहले बनना स्टार्ट हुई बच्चों पोलन ट्यूब। जैसे ही ये पोलन ट्यूब यहां पर बन रही है, तो पोलन ट्यूब बन रही है आपके वेजिटेटिव सेल की मदद से, और पीछे चल रहा है आपका जनरेटिव सेल। सो इट अंडरगोज माइटोसिस एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गेमीट्स। यहां पर क्या बन जाएंगे? 2 मेल गेमीट्स। इसीलिए पोलन ग्रेन को मेल गेमीटोफाइट कहा गया है, क्योंकि उसके माइटोसिस से क्या बन रहा है? मेल गेमीट्स बन रहे हैं। यहां ध्यान से देखो, दीज आर दी पोलन ग्रेन्स, दिस इज द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनी 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 बनी, इसको कौन बना रहा है? वेजिटेटिव सेल। एंड थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड ये कहां एंटर कर जाती है? ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे ही पोलन ट्यूब आपके माइक्रोपाइलर एंड से पहुंची, वहां पर आपकी ट्यूब सेल का काम खत्म हो गया, वो डीजेनरेट कर जाएगी। द 2 मेल गेमीट्स विल नाउ एंटर इनटू द सिनर्जिड। किसी भी सिनर्जिड में, किसी भी सिनर्जिड के अंदर जा सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि किसके अंदर जाएंगे। इट कैन एंटर इनटू एनी ऑफ द सिनर्जिड। और यहां इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ये पोलन ट्यूब बनी, दो मेल गेमीट से, जनरेटिव सेल। वंस द पोलन ट्यूब reaches the micropylar end, the tube cell or the vegetative cell degenerates. The 2 male gametes enter the ovule through
एनी वन, किसी भी एक सिनर्जिड से ये मेल गेमीट अंदर पहुंच जाता है. सो one of the male gamete fuses with the egg cell, resulting in the formation of zygote. Another male gamete fuses with the polar nuclei, resulting in the formation of primary endosperm nucleus. तो यहां पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए इसको कहा गया है therefore this is called as double fertilization. इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी और इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों ट्रिपल फ्यूजन. दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. यहां ध्यान से देखो, मेल गेमीट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस पीछे छूट गया, इसका काम खत्म. द मेल गेमीट्स विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस एंटर इनटू द सिनर्जिड्स. वन ऑफ द मेल गेमीट विल फ्यूज विद द egg cell and the other will fuse with the central cell, therefore it is called as double fertilization. clear है? ये देखो, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, जहां पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा उसे कहा जाएगा ट्रिपल फ्यूजन. और फीमेल गैमीट से जब फ्यूज होगा उसे कहा जाएगा सिनगैमी. क्लियर? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? एंटीपोडल एंड सिनर्जिड्स विल डीजेनरेट. इनका काम खत्म हो गया. सेंट्रल सेल कन्वर्ट्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. सो ये सेंट्रल सेल जो है ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी. और ये पीईएन जो है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है बच्चों, ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है. दिस एंटर्स इनटू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. इसमें क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने लगेंगे. ठीक है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस बन रहे ऐसे. लेटर ऑन क्या होगा? यहां पर साइटोकाइनेसिस होगा. सो जो कोकोनट वाटर अपन पीते हैं, नारियल पानी जो पीते हैं बच्चों, वो आप क्या पी रहे हो? ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, वहां पर सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है. बाद में जब इसमें साइटोकाइनेसिस होने लगेगा, जब यहां पर साइटोकाइनेसिस होने लगेगा, दैट मीन्स यहां पर ऐसे मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन जब होने लग जाएगा, तो आप उसकी जो मलाई खा रहे हो, कोकोनट की जो मलाई या व्हाइट पार्ट आप जो खा रहे हो, वो साइटोकाइनेसिस मेच्योर्ड पार्ट है. और जो नारियल पानी अपन पी रहे हैं, दैट इज बेसिकली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, वहां पर सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है. अब अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन का पर्पस क्या हुआ है बच्चों? फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा. तो एम्ब्रियो बनने से पहले थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है, बिकॉज एंडोस्पर्म का काम है क्या? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को. सो हमेशा याद रखना, एम्ब्रियो बनने से पहले स्लाइट अमाउंट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है. सो नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्या होगा? ध्यान से देखो. तो ये जाइगोट बना बच्चों, जाइगोट ऐसे डिवाइड करेगा, जाइगोट ऐसे डिवाइड करेगा इनटू 2 सेल्स. वन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल सेल एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द सस्पेंसर सेल. इसको क्या बोलेंगे? सस्पेंसर सेल बोलेंगे. यहां ध्यान से देखो, ये जाइगोट ये डिवाइड हो गया, ये सस्पेंसर बनेगा यहां पर. ठीक है? ये आपका जाइगोट एम्ब्रियो है और ये आपका सस्पेंसर है. ठीक?
इसे सस्पेंसर डिवाइड करेगा और ये यहां पर एम्ब्रियोनल सेल है। सस्पेंसर का काम क्या है बच्चों? ये बेसिकली एंडोस्पर्म से न्यूक्लियस ड्रॉ करने का काम करता है, ये अपने आप को पुश करता है और एंडोस्पर्म के अंदर और वहां से न्यूट्रिशन को लेता है। यहां पर फर्दर ये सस्पेंसर है। अब यहां पर डिवीजन स्टार्ट होंगे, दो डिविजन्स, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर। फिर ये बनता है ऐसे हार्ट शेप स्ट्रक्चर, ये देखो ये बना ग्लोब्यूलर, फिर बना ये हार्ट शेप और फिर ये यहां पर बन गया मेच्योर्ड। ठीक, सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बनने से पहले क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म बनेगा, सस्पेंसर सेल्स बनेंगे जो कि उसे न्यूट्रिशन खींचेंगे एंड देन द एम्ब्रियो विल फर्दर मेच्योर। ठीक है, तो आपसे ऑर्डर कभी पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो दिस इज ग्लोब्यूलर, दिस इज हार्ट शेप्ड। अगर डाइकॉट के बारे में बात करूं, सो इट विल डेवलप लाइक so it will develop like this, it would be a डाइकॉट का एम्ब्रियो। यही स्ट्रक्चर अब अपन डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज डाइकॉट एम्ब्रियो, यही स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो इसको वापस से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो दीज टू आर कॉल्ड एज कॉटलिडेंस। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? दीज टू आर कॉल्ड एज कॉटलिडेंस। दिस इंटायर लेंथ इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पर ये पॉइंट जो है ऊपर, इसको कहा जाता है बच्चों एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल से ही क्या निकलेगा बच्चों? प्लोम्यूल निकलेगा और ये प्लोम्यूल क्या करेगा? शूट का फॉर्मेशन करेगा। इसके नीचे जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल से क्या बनेगा बच्चों? रूट बनेगा विच इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज कॉल्ड एज द रूट कैप। ठीक है, यही यहां पर डायग्राम में दिया हुआ है, देखो ये कॉटलेडेंस है, ये प्लोम्यूल है, दैट मीन्स ये एपिकोटाइल रीजन है। दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल जिससे रूट बनेगी, ये हाइपोकोटाइल से आया, और ये रूट कैप है जो कि इसको रूट की टिप को क्या करेगी? प्रोटेक्ट कर रखेगी। दिस इज डाइकॉट। बात करते हैं मोनोकॉट की। मोनोकॉट के केस में सिंगल कॉटलिडन प्रेजेंट होता है बच्चों। सो दिस इज द सिंगल कॉटलिडन विच इज प्रेजेंट। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? ये इस तरह से है, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज द सिंगल कॉटलिडन। ये सिंगल कॉटलिडन है, कुछ ग्रासेस एंड ऑल में इसको स्कटलम भी कहते हैं, सबके केस में नहीं कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहां पर ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा एपिकोटाइल, लोअर वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। यहां पर कुछ होलो फोलियर कवरिंग है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और यहां पर प्रोटेक्टिव शीट्स है विच इज कोलियोराइजा। एपिकोटाइल से प्लूम्यूल आएगा बच्चों, हाइपोकोटाइल से रेडिकल। ठीक है, इसकी शेप से पंखा लग रहा है ये बच्चों, ये पंखा नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज द कॉट।
ठीक, याद रखने वाली बात यहां पर क्या है, जो कोलियोप्टाइल है वो हॉलो है, हॉलोफोलियर, और जो कोलियोराइजा है ये शीट्स है। ये बेसिकली मोनोकॉट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड दिस इज योर कॉटलिडन। यही स्ट्रक्चर यहां पर एग्जैक्टली दे रखा है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, विच इज द सीड। जो ओव्यूल है वो मेच्योर होकर क्या बना रहा है बच्चों, सीड। सीड दो तरीके का हो सकता है, इट कुड बी एंडोस्पर्मस, अगर उसके पास एंडोस्पर्म है, या फिर नॉन एंडोस्पर्मस, उसका पूरा एंडोस्पर्म जो है वो खत्म हो चुका है, तो वो नॉन एंडोस्पर्मस सीड हो जाएगी। तो सीड के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहां देखो, इट हैज कॉटलिडन, माइक्रोपाइलर एंड। अगर आपने ब्राउन कलर का चना अगर देखा है तो वहां पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, वहीं से जो प्लोम्यूल और रेडिकल है वो निकलते हैं, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हाइलम। ये वो पार्ट डिनोट करता है जिससे ओव्यूल आपकी फ्यूनिकल से अटैच थी। ठीक, सीड कोट। अब जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं बच्चों, इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गए, सीड कोट में कन्वर्ट हो गए। ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। हाइपोकोटाइल से रूट, एपिकोटाइल से शूट, ये पूरा स्ट्रक्चर अपन ऑलरेडी यहां पर अब देख चुके हैं। ये सेम स्ट्रक्चर आपको 11th एनसीईआरटी की मॉर्फोलॉजी में भी मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट सीड। अब आ गया फ्रूट के बारे में बात करें तो फ्रूट, कुछ फ्रूट्स में आप थैलेमस को खाते हो, जैसे एप्पल वाला फ्रूट है उसमें थैलेमस क्या करता है, एनलार्ज हो जाता है और ओवरी को क्या कर लेता है, अपने अंदर इनक्लोज कर लेता है। तो ऐसे फ्रूट्स को आप फॉल्स फ्रूट्स बोलते हो जिसमें आप थैलेमस को खा रहे हो। अदरवाइज अगर अपन बात करें तो यहां पर तीन पार्ट्स होते हैं फ्रूट के, मीजोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है फ्रूट का डिटेल्ड पार्ट कि मीजोकार्प में क्या होता है, एपिकार्प में क्या है, एंडोकार्प में क्या होता है बच्चों, ये अपन पढ़ेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजी। ठीक, अब यहां पर लास्ट पार्ट जो एनसीईआरटी देती है दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि अगर फीमेल गेमीट ओव्यूल के अंदर 2n स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या बना लेगी बच्चों, ये सीड बना लेगी और यहां पर फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। सो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पार्थेनोकार्पी। ये पार्थेनोकार्पी से अलग है। पार्थेनोकार्पी से कैसे अलग है, कार्पी में सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, यहां पर सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, वेयर एज एपोमिक्सिस में सीड वाले फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बट वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, वहां पर फीमेल गेमी डायरेक्टली एक 2n स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई और जिससे क्या बन जाएगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपोमिक्सिस में बच्चों एक और वेराइटी होती है, जैसे कुछ प्लांट्स है ना, मैंगो, सिट्रस वगैरह, उसके केस में जो न्यूसिलस होता है, उसके केस में जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस के जो सेल्स है वो तो वैसे ही 2n होते हैं, न्यूसिलस के सेल्स वैसे ही 2n होते हैं। ये क्या करे, ये सीड का फॉर्मेशन कर दे। तो ये एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि यहां पर क्या बन रही है, सीड बन रही है। ठीक, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब हो गया एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर प्रेजेंट है तो दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। कैसे होगा पॉली एम्ब्रियोनी, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। ठीक, दूसरा इसी ओव्यूल में न्यूसिलस से सीड बन गया। ठीक है, तो अगर यहां पर सीड बन रहा है तो यहां पर डेफिनेटली क्या बनेगा,
एम्ब्रियो बनेगा। तो ऐसे केस में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट हो गए एक सीड के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। भाई एक तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन से बन गया, ये बन गया फर्टिलाइजेशन से। दूसरे केस में क्या हो गया, जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस है वो 2n है, उसके सेल ने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, और इस जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो बाय एपोमिक्सिस। अगर एम्ब्रियो बना तो यहां सीड का डेवलपमेंट हो गया, ठीक। तो यहां पर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो यहां पर चैप्टर खत्म होता है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आप देखते हैं बच्चों, कंसेप्ट ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड। जनरली ऑरेंज के केस में ऐसा होता है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, दिस इज द ओव्यूल, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। न्यूसिलस का कोई सेल है, उससे भी क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। तो ये एक ही सीड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो एक ही सीड के अंदर अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी एंड दिस इज कॉमनली सीन इन ऑरेंज, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, इजी है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया है अपना, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखिए कि अपन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। तो सिंगल ओव्यूल अगर है तो वो क्या होगा बच्चों, विंड से पॉलिनेटेड होगा। मैंने बताया कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में जो गाइनोशियम है उसकी ओवरी कैसी होती है, मोनो ओव्यूलर होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, winged pollen grains are present in mustard, mango, cycas and pinus। तो यहां पर पाइनस बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। वैसे साइकस जो है वो भी विंड से पॉलिनेट होता है, बट इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन साइकस एंड पाइनस सिंगल करेक्ट में, तो पाइनस यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following plants show a very close relationship with species of moth। तो अगर आपने 12th NCERT पढ़ी है या मेरा लेक्चर ध्यान से देखा है तो मैंने आपको बताया था कि यूका और मॉथ एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जो यूका है उसे प्लांट मतलब मॉथ को एग ले करने की जगह देता है और मॉथ इसकी पॉलिनेशन के प्रोसेस में मदद करता है। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, What is the fate of male gametes discharged in the synergid। तो मेल गेमीट जो सिनर्जिड में डिस्चार्ज हुआ है, एक मेल गेमीट फ्यूज होगा फीमेल गेमीट के साथ और दूसरा मेल गेमीट फ्यूज जो होगा, जो दूसरा मेल गेमीट है वो फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। वन फ्यूजेस विद द एग, अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, वन फ्यूजेस विद द एग, अदर डिजेनरेट्स। ओके, तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, that one fuses with the egg and the other fuses with the central cell nuclei, जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इसी प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, if 20 chromosomes are present in leaf mesophyll cells of maize, how many chromosomes will be present in the coleoptile। अब coleoptile क्या है बच्चों, अभी अपन ने डायग्राम बनाया था जिसमें अपन ने ऐसे एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाई थी मोनोकॉट के केस में। यहां पर अपन ने इसका कॉटलिडन बनाया था। यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर हॉलो फोलियर कवरिंग्स हैं विच इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल का अगर मैं जेनेटिक मेकअप देखूं बच्चों तो ये कैसा होता है, 2n होता है, ठीक है, डिप्लॉइड है। और लीफ जो है वो भी डिप्लॉइड है। तो जितने क्रोमोसोम्स लीफ में प्रेजेंट है उतने ही क्रोमोसोम कोलियोप्टाइल में भी प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, एनएससीजेएस के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। During a study of number of cells was recorded to increase as following। 64 से 128, 256, 512 और ऐसे सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो ये कौन सा टाइप का डिवीजन है बच्चों? ये बाइनरी फिजन है, माइटोसिस रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 2n से सेल डिवाइड करते चले जा रहे हैं। आगे चलते हैं, 2017 का क्वेश्चन है, इन अ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स फॉर प्रोड्यूसिंग 400 सीड्स? 400 सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने म्योसिस करने पड़ेंगे बच्चों? तो देखो, अगर मैं मेल के बारे में बात करूं तो मेल में 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से मुझे 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। तो अगर मुझे 400 चाहिए, अगर मुझे 400 सीड्स चाहिए तो 400 पोलन ग्रेन चाहिए, यानी मुझे 100 म्योसिस करने पड़ेंगे। तो 100 म्योसिस से मुझे 400 पोलन ग्रेन मिल जाएंगे। फीमेल की अगर बात करूं तो 1 मेगास्पोर से मुझे 1 मेगास्पोर मदर सेल से मुझे 1 मेगास्पोर मिलता है। तो 400 सीड्स के लिए मुझे 400 मेगास्पोर्स चाहिए, तो मुझे 400 बार म्योसिस कराना पड़ेगा। तो 400 प्लस 100, आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 500। ऑप्शन डी यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी सेल डिवीजन की नॉलेज को भी चेक करते हैं और साथ साथ में रिप्रोडक्शन वाली भी। नेक्स्ट, इफ अ फ्लावर इज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट एंड स्मूथ पोलन ग्रेन, द एजेंसी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, माइन्यूट है, स्मूथ है, आराम से उड़ जाएंगे, तो यहां पर आंसर क्या होगा? एयर। ठीक है, ठीक, ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ फ्लावर इज लार्ज, साइज में बड़ा है, वाइड माउथ्ड है, व्हाइट कलर का है, शोइंग एंथेसिस आफ्टर सनसेट, मतलब सनसेट के बाद खिल रहा है, अच्छी फ्रेग्रेंस इमिट कर रहा है, देन इट इज मोस्ट लाइकली टू बी पॉलिनेटेड बाय। तो ये सारे फीचर्स जो हैं बच्चों, ये बैट की तरफ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है कलरलेस होते हैं, क्योंकि बैट को कलर नहीं दिखता, साइज में बड़े होते हैं। ठीक, और दूसरी बात, सनसेट के बाद खिल रहे हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी और मस्की फ्रेग्रेंस है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स, तो यहां पर इन्होंने ओव्यूल इज मेच्योर एंड द पोलन जर्मिनेट्स द स्टिग्मा, तो यहां पर पोलन ट्यूब की एंट्री के ऊपर बात की है। तो बच्चों एक चीज याद रखना आप, अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से जाए, अगर ये माइक्रोपाइलर एंड से जाए तो हम इसे कहते हैं पोरोगैमी। अगर चलाजल एंड से जाए तो हम इसे कहते हैं चलाजोगैमी। और अगर पोलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट से जाए तो हम इसे कहते हैं बच्चों मीजोगैमी। तो ए जो है वो हो जाएगी पोरोगैमी, बी जो है वो हो जाएगी चलाजोगैमी, और सी जो है वो हो जाएगी मीजोगैमी। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एनएससी जैसे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स अपन ने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पे सोचे थे कि अपन पूरा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझ लेंगे, उनके डिफरेंट पार्ट्स को समझ लेंगे, पॉलिनेशन समझ लेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन समझ लेंगे, और साथ साथ में इन्हीं कंसेप्ट्स के साथ एनएससी जेएस के क्वेश्चंस भी कर लेंगे बच्चों। तो ये पूरा पर्पस अपना सॉल्व हो गया है। आप इस चैप्टर को डीपली रीड करिए एनसीईआरटी से। अगर आपको किसी भी पार्ट पे डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए और अपने डाउट्स पूछिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।